अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जैसे हमारा लेक्चर नंबर 28 है। 28 लेक्चर से पहले मैं 27 लेक्चर की बात करूँ तो मैंने एक ये करंट वाटर फॉर्मूला और वोल्टेज वाटर फॉर्मूला की। तो लेक्चर नंबर 27 में मैंने एंड पे कहा था ये वाला फॉर्मूला जो है गलत लगा हुआ है, बेसिकली यहाँ पर ठीक लगा हुआ है। तो जो कन्फ्यूजन हो गया तो ऊपर जो वोल्टेज वाटर फॉर्मूला और करंट वाटर फॉर्मूला था ना, वो मुझसे कंबाइन होते गलती से, ठीक हो गया। तो उसी में मेरी बात करनी थी मैंने आज, और साथ में उसके बाद फिर बात करेंगे हम उसके लेक्चर नंबर 28 की। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वोल्टेज करंट डिवाइडर सर्किट की। करंट डिवाइडर सर्किट क्या होता है, अगर बना होता है तो सीरीज में आता है ना हमारे पास ये जो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, ठीक है ना। यहाँ पे वहाँ पर क्या लगा हुआ है, इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ हो करंट का। अब हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट में लगी होती है, जो पैरेलल रेजिस्टेंस होती है टोटल, कैसे मालूम करते हैं, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ऐसे ही ना। और हम जो हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू वाई आर। तो हम लोग क्या होता है, बस V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब V इज इक्वल टू वापस क्या हो जाएगा, आई R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ऐसे ही ना वापस। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, एक वोल्टेज का जो है फॉर्मूला जनरेट हो गया, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर कॉन्स्टेंट है हमारे पास। वोल्टेज इन दोनों रेजिस्टेंस में कॉन्स्टेंट होगा ना, क्योंकि ये पैरेलल में है। पैरेलल में हमें मालूम है वोल्टेज क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, और करंट क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो हमने ये जो V था ना, हमने यहाँ पुट कर दिया, इधर पुट कर दिया हमने। आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, को हमने यहाँ पर करंट मालूम करना था, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी का हमने फॉर्म वैल्यू पुट कर दिया हमने, आई R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पर R1 के जो जगह ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा, और ये R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 जो है R1 से कट हो जाएगा, ये वाला जो R1 था, ये वाला R1, ठीक है ना। ये वाला R1 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला जनरेट हो गया, ये वाला फॉर्मूला जनरेट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जब हमने जो है ये वाला करंट का कोई भी मालूम करना हो, ये वाले रेजिस्टेंस क्या मालूम करना हो, करंट मालूम करना हो, तो हम ये वाला करंट यूज़ करेंगे। अगर हमें यहाँ का मालूम करना हो तो कौन सा रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, हम ये वाला रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ हैंडल्स में हो क्या हुआ क्या था। अब यहाँ पे देखो, हमने मालूम करना था यहाँ का करंट मालूम करना था, ठीक है ना। तो हम कौन सा रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस रखेंगे ऊपर, ये वाला, ठीक हो गया। 0.31 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 3.75, ऊपर आ गया ये वाला। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इन दोनों को नीचे प्लस कर दिया, ठीक हो गया। जबकि हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो होता है ना हमारे पास, उस टाइप का होता है। हमारे पास सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सीरीज में हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट क्या होता है, सेम होता है। तो हम इसका मतलब क्या, हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्स्टेंट है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में क्या होता है, इस तरह करके निकलता होता है, ठीक हो गया। टोटल रेजिस्टेंस जो हमारे पास इस तरह करके निकलता है। अब उसके बाद जो है हमने आपका आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, ठीक है ना, इज इक्वल टू वी ओवर R1 प्लस R2, क्योंकि हमने करंट निकाला था ना। तो करंट तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, शुरू में हमने क्या निकाला था, वोल्टेज निकाला था, वो वोल्टेज कॉन्स्टेंट था। अब यहाँ पर हमारे पास करंट कॉन्स्टेंट होगा ना इस वाली जगह पर, तो इस वजह से हमने यहाँ पर करंट निकाले, वी इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये वाला टोटल रेजिस्टेंस होता है, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब उसके बाद जो हमने आई की वैल्यू हमें यहाँ पुट कर देनी है, V1 इज इक्वल टू आई R1, V इज इक्वल टू वी R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय R1। इसका मतलब क्या है, जो सा रेजिस्टेंस हम यूज, जो से रेजिस्टेंस की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही हमने रेजिस्टेंस इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। जिस रेजिस्टेंस की हमने वैल्यू, यानी कि करंट का वोल्टेज मालूम करना है, उसी रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर ऊपर भी इस्तेमाल करेंगे इस तरह करके, ठीक है ना। जबकि करंट में क्या था, करंट में था हमारे पास, अगर हमने जो है यहाँ का ये रेजिस्टेंस का फाइंड आउट करना है करंट, तो हम कौन सा रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें जो है ये वाला रेजिस्टेंस का करंट मालूम करना है, तो कौन सा रेजिस्टेंस यूज करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस यूज करेंगे, ठीक हो गया। जैसे कि मिसाल को तो I1 करंट मालूम करना है, I1 करंट कहाँ पे मालूम होगा, ये वाला R1 रेजिस्टेंस जो हमारे पास मौजूद है, ये वाला, ये वाला जो हमारे पास है, ठीक है ना। अगर हमारे पास जो है ये वाला जो हमारे पास है, ठीक है ना, यहाँ पर R1 है, यानी कि R1 मौजूद है, यानी कि यहाँ पर I1 करंट होगा। अगर I1 करंट मालूम करना है तो कौन सा रेजिस्टेंस यूज करेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस यूज करेंगे। अगर I2 मालूम करना है तो कौन सा रेजिस्टेंस यूज करेंगे, I1 का रेजिस्टेंस यूज करेंगे। ये इसके पीछे लॉजिक है, ठीक हो गया। तो हैंड आउट के अंदर लिखी हुई एग्जाम्पल और जो फॉर्मुला यूज किया हुआ बिल्कुल ठीक यूज किया हुआ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे लेक्चर नंबर 28 में। लेक्चर नंबर 28 में हमारे पास क्या है, नॉर्टन थ्योरम विद एग्जांपल लिनियरिटी प्रिंसिपल। लिनियरिटी प्रिंसिपल के इसके अंदर एक एग्जांपल यूज किए हुए है, बाकी सारे हुए नॉर्टन थ्योरम इस्तेमाल किया हुआ। नॉर्टन थ्योरम किसके लिए यूज होता है, करंट के लिए इस्तेमाल होता है, करंट के फाइंड आउट के लिए यूज होता है, ये आपने याद रखना। जबकि जो हमारे पास इससे पहले थ्योरम था थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम में हमारे पास क्या था, वोल्टेज फाइंड आउट कर देते हैं हम, ठीक हो गया। थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम का मेन मकसद था क्या बनाना, करंट डिवाइडर
रूल यानी करंट डिवाइडर सर्किट बनाना। जबकि थेवेनिन थ्योरम का मेन मकसद क्या था, वोल्टेज डिवाइडर बनाना। अब उसमें दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल करते थे, काफ़ी चीज़ें मैथड इस्तेमाल करके आप उसको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना सकते थे। इसमें भी नॉर्टन थ्योरम भी आप काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल करके करंट डिवाइडर सर्किट बना सकते हैं। डिपेंड करता है सर्किट के बनावट पे कि वो सर्किट किस तरह सॉल्व हो सकता है। कभी कभार नोड एनालिसिस से सॉल्व हो सकता है, कभी कभार सोर्स ट्रांसमिशन से सॉल्व हो सकता है, कभी कभार मेश एनालिसिस से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है सिचुएशन में कि वो किस टाइप का सर्किट बना हुआ है। खैर, अब हमारे पास है फाइंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, यानी कि इक्विवेलेंट सर्किट मालूम करना है कि भाई इस पूरे के पूरे जो सर्किट है ना, इसमें कौन सा टोटल करंट मूव कर रहा है। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पर हमें यहाँ बताया हुआ एक लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पे एक आर की वैल्यू दी हुई है जिसके यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 0, यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना वो अप्रोच कर रहा है कौन सी वैल्यू को, 0 की वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, तो नॉर्टन थ्योरम का सबसे पहले स्टेप क्या होता है, जो लोड रेजिस्टेंस होता था, लोड रेजिस्टेंस होता था हमारे पास, उसकी जगह आपने क्या लगा देना है, एक शॉर्ट सर्किट वायर लगा देनी है। सब नंबर 1 स्टेप भी करना है। ठीक है ना, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट वायर आपने लगा दी। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करना है हमने, अब करंट की डायरेक्शन देखो, करंट फ्लो कैसे करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी किसका करंट मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0। इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस है ही नहीं यहाँ पर, तो वहाँ पर करंट क्या होगा, यहाँ पर इन्फिनिट होगा। तो वहाँ पे यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा ना, यहाँ पर इन्फिनिट पेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली क्या यहाँ पर 0 है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ओहम्स लॉ के जरिए वापस कर जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। अब हमने कंसीडर कर लिया कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है वो क्या है, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी एम्पियर, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0। सो द नोट, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें हमारे पास अगर इन्फिनिट एम्पियर होंगे, इसका मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली 0 होगी। ठीक हो गया, ऐसा आप कह लो ये शॉर्ट सर्किट बना हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द नॉर्टन करंट थ्रू द सर्किट। अब हमने क्या मालूम करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है नॉर्टन सर्किट, यानी कि करंट मालूम करना है पूरे सर्किट में से। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं लगा हुआ, लेकिन एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। अब यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स क्या होती है, जो किसी चीज़ पर डिपेंड कर रही हो, किसी इंडिपेंडेंट सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, ऐसे ही ना। तो अब यहाँ पर तो इस पर इंडिपेंडेंट सोर्स लगा ही नहीं है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक सपोज कर लेते हैं, ये कभी बार ऐसा भी करना पड़ता है हमें कि यार डिपेंडेंट सोर्स लगे हुए तो हमें ना यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगाना पड़ता है अपने पास से, उसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं, तो हम 1 रखते हैं। अगर यहाँ पर करंट का लगा हुआ है तो करंट का ही आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स। अगर वोल्टेज का डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है तो आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है कौन सा, वोल्टेज का ही इंडिपेंडेंट सोर्स, और उसकी वैल्यू कंसिडर क्या करनी है, 1 एम्पेयर या फिर 1 वोल्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमने क्या कर लिया, यहाँ पर नोट करेंगे, हम नोड एनालिसिस करेंगे, इधर भी नोड्स इधर भी नोड एनालिसिस करेंगे। ठीक हो गया। नोड एनालिसिस भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो ना डिपेंडेंट वोल्टेज इस्तेमाल किया हुआ है। डिपेंडेंट वोल्टेज में कई बार मैश एनालिसिस भी काम करते थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने वोल्टेज मालूम, करंट मालूम करना है। तो करंट मालूम करने के लिए हम नोड एनालिसिस करेंगे। नोड एनालिसिस करेंगे इसका मतलब कि इंडायरेक्टली हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, KCL वगैरह इस्तेमाल करेंगे। KCL जो है ना, किरचॉफ करंट लॉ में हम मालूम करते हैं करंट, जबकि KVL इक्वेशन क्या होती है, वो ज़्यादा सूटेबल होती है मैश एनालिसिस में। ठीक है ना, तो हम उसके अंदर फाइंड आउट क्या करते हैं, वोल्टेज की वैल्यू, जबकि इसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्टन सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी वजह से हमने यहाँ पर नोड एनालिसिस करेंगे। नोड एनालिसिस से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या फाइंड आउट होगा, हमारे पास करंट की वैल्यू फाइंड होगी बाय यूजिंग ऑफ नोड एनालिसिस। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा दिया हमने। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की वैल्यू होने का रख दी 1 एम्पेयर लगा दिया हमने यहाँ पर। ठीक हो गया। अब आपको पीछे लॉजिक समझ आ गया ना, हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स को लगाया क्योंकि हमने यहाँ, क्योंकि उन्हें हमें गिवन दिया हुआ है एक डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स किसी चीज़ पर डिपेंड करता है ना, तो यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं, तो इसलिए हमने एक्सपोज करने यहाँ पे 1 एम्पेयर की क्या लगी हुई है, करंट सोर्स लगी हुई है, इंडिपेंडेंट सोर्स। अच्छा जी, अब नोड 1 हमारे पास ये है, नोड 2 हमारे पास ये है, और ये हमारे पास 2 रेफरेंस नोड है हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमारे पास 1 एम्पेयर है। अगर देखा जाए ये किसकी तरफ मूव हो रहा है, इसकी तरफ मूव हो रहा है, V1 की तरफ मूव हो रहा है ना। ये ऐसा करता हूँ मैं, जैसे कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी जी। अच्छा जी, यहाँ पे देखो थोड़ा डायग्राम को थोड़ा आपने देखना है, आपने यहाँ पे ये वाला जो करंट है ये नोड की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब इसकी वैल्यू वापस क्या आ जाएगी, -1 में आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये वाला जो करंट है यहाँ से दूर जाएगा, ये भी करंट यहाँ से दूर जाएगा, इधर से भी दूर जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला जो करंट यहाँ पर 200 बढ़ जाएगा ना,
यहाँ मूव होगा, यहाँ मूव होगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यू होगी 100 वाली, वो क्या हो जाएगी प्लस V1/100 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V/R। ठीक हो गया। प्लस उसके बाद 50 ओम वाले आ जाएगा। अब यहाँ पर वापस आ जाएगा V1, यहाँ पर 2 करंट मूव होंगे ना, ये भी मूव होगा, ये वाला भी मूव होगा। इन्होंने देखते हैं यहाँ पर मूव किया इन्होंने, हाँ जी यूज़ किया हमने ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये करंट मूव हो रहा है, एक ये करंट मूव हो रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या आएगा, एक V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली बात है, ये Vx है, यहाँ पर इधर क्या लिखा हुआ है Vx। Vx जो है किसके सीरीज में लगा, V2 के, इनडायरेक्टली V2 जो है किसके बराबर हो गया, Vx के, तो हम यहाँ पे Vx में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपको मालूम हो गया कि इसकी इक्वेशन कैसे मालूम लिखी गई है। अब यहाँ पर उधर -1 था, इधर वहाँ पर जो था इधर -1 था ना इक्वेशन में, 1 को अब इधर जो प्लस हो जाएगा ये। ठीक हो गया। हमने क्या किया, इसको हमने ओपन किया, एलसीएम वगैरह लिया, तो वहाँ पर जो है इसका 100 एलसीएम आता है, 100 हमने यहाँ पर ले गया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, V1 प्लस 2V1 माइनस 2V, 50 जो है 52 से 200 होता है, 52 से क्या होता है वहाँ पर 100 होता है। उसके बाद हमने क्या किया, 2 को इसके मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ पर एक क्वेश्चन में बन जाएगी। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये दोनों को प्लस कर दिया, हमने दोनों को प्लस किया, वहाँ पर 3V1 हो गया हमारे पास। उसके बाद माइनस 2Vx इज इक्वल टू 100 हो गया। वहाँ पे जो एक क्वेश्चन आ गया इस तरह करके, यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया। नोट 2 में देखा जाए, नोट 2 में वापस सबसे पहले क्या आ रहा है Vx, ठीक है ना, Vx/200, यानी कि ये वापस बनेगा, ये वाला, ये करंट वापस है। उसके बाद वापस है ये वाला करंट, V2 माइनस V1 डिवाइड 50, यानी कि Vx माइनस V1 डिवाइड बाई 50 आ जाएगा। इसको किसके बराबर कर देंगे हम, 0.V1 के, तो ये इससे दूर आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव था, इसको इक्वल के साइड पे लेकर आएंगे तो वापस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। हम एलसीएम वगैरह लेंगे, उसके बाद वहाँ पे 20 यहाँ पर आ जाएगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगी वो क्या बनेगी, बी वैल्यू बन जाएगी वहाँ पे क्वेश्चन। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। अब मुझे चाहे आप Vx की वैल्यू फाइंड करें, चाहे आप V1 की वैल्यू फाइंड करें, लेकिन यहाँ पर जो दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सर्किट को देखो, हमने जो है यहाँ पर लगाया इंडिपेंडेंट सोर्स, यानी कि हमें जो है इधर का वोल्टेज मालूम करना है। अगर मैं यहाँ का वोल्टेज मालूम करूँ V1 का, तो इंडायरेक्टली मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इंडिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि इसका हम यहाँ पर फाइंड करें ना करें, वो ऑटोमेटिकली उसमें बताया 0.1 वोल्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर V1 के अगर फाइंड आउट करें तो मुझे इंडिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जो हमने एक एडिशन लगाया यहाँ पर कि जो डिपेंडेंट वोल्टेज है किस सोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, हमने क्या किया, V1 की वैल्यू फाइंड कर ली, सिंप्लीफाई ए बी, यानी कि जो एक कंडीशन थी ये वाली और ये बी वाली इक्वेशन थी, हमने उसको क्या किया, ए वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इससे हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 10 होता है, और यहाँ पर जो है हमारे पास 5 से मल्टीप्लाई किया 5 2 10 होता है। ठीक है ना। तो Vx की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, Vx की वैल्यू रिमूव होगी, किसकी वैल्यू वापस आ जाएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। V1 की वैल्यू वापस आ गया, V1 की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में लगाओगे ना, अगर Vx की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अब उसके बाद वहाँ पर टोटल RTH मालूम करना है। RTH वहाँ पर जो RN के गाने टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के, वहाँ पर क्या है 1 एम्पेयर। ठीक है ना, यानी कि R इज इक्वल टू V/I होता है ना, यहाँ पर हमने यहाँ वोल्ट V1 तो मालूम कर लिया। ठीक है ना, V1 डिवाइड बाई I1, I यानी कि जो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा था ये वाला 1 एम्पेयर के, ये वाले हिस्से में 1 एम्पेयर का फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स का फ्लो होगा करंट, ये वाले हिस्से में क्या होगा 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा 10.64 और हम वहाँ पर किसका आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया उसकी, जो इंडिपेंडेंट सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो है, अब मेन सर्किट को देखा जाए, अब हमारे पास जो है मेन सर्किट को देखा जाए ये वाला, तो यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ऐसा कंसीडर किया जाए इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है नॉर्टन करंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं, क्योंकि ठीक है ना, जाहिर बात है, अब इंडिपेंडेंट सोर्स में तो आपका करंट भी क्या होगा, लो होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स लगाए क्यों, उस तरह का सोर्स क्यों करा, तो डायरेक्टली लिख देते हैं हम ये स्टेटमेंट। हमने इसका इतना लंबा प्रोसेस क्यों किया, इतना लंबा प्रोसेस इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पे V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, V1 की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसकी वजह से हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगाया, उसको हमने सॉल्व किया, और हमने एक यहाँ पर एक टोटल रेजिस्टेंस और एक V1 की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर कैलकुलेट द वोल्टेज V0 बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, डू नॉट यूज लूप एंड नोड एनालिसिस, यानी कि मैश एनालिसिस भी नहीं यूज कर सकते और क्या यूज नहीं कर सकते, नोड एनालिसिस। हमने क्या यूज करना, सुपर पोजिशन मेथड। सुपर पोजिशन मेथड मेरे ख्याल से कौन सा लेक्चर था ये, एक मिनट देखते हैं अभी, सुपर पोजिशन
सुपरपोजिशन 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 देखा जी मैं बनाई थी मैंने वीडियो फोर्थ ट्रांसमिशन। हाँ 23 लगता है मेरा लेक्चर में 23 है मैंने अपलोड किया है भाई ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं ठीक है ना आप उसको भी देख लीजिएगा उसमें फुल डिटेल में बताया अगर किसी ने ये अब किसी को नहीं मालूम क्या सुपरपोजिशन थ्योरम होता है क्या। अच्छा जी चलिए वहाँ पर जो है ये वाला सवाल था सुपरपोजिशन थ्योरम बोला। अच्छा हमने क्या करना है इसमें लूप भी नहीं इस्तेमाल कर सकते ना नोट थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है सुपरपोजिशन मेथड यूज़ करना है। सुपरपोजिशन मेथड में क्या आपको ओवरव्यू बताया तो हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहले हम इसको रिमूव करेंगे ठीक है ना इसको मालूम करेंगे कि इसके कारण क्या फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट में। हम फिर उसके बाद ये इसको रिमूव करेंगे उसके बाद हम वोल्टेज सोर्स के जरिए क्या मालूम करेंगे पूरा करंट मालूम करेंगे ठीक हो गया। सबसे पहले हमें करना है फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है वही नॉर्टन थ्योरम का फर्स्ट स्टेप क्या होता है जो अननोन क्वांटिटी होता है हमने वहाँ पे क्या पुट करना है एक शॉर्ट सर्किट वायर पुट कर देनी है हमने शॉर्ट सर्किट वायर पुट कर दिया हमने यहाँ हमने लगा दिया इस तरह करके ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है यहाँ पर अगर देखा जाए इस सीरीज में आर एल है ना तो अगर ये इन दोनों को प्लस किया जाए इन दोनों को प्लस किया जाए वहाँ पर क्या रेजिस्टेंस निकलती है 6 की निकलती है और 6 के जो है किसके पैरेलल में लगी हुई हमारे पास किसके पैरेलल में लगे शॉर्ट सर्किट का जिसका ऑटोमेटिकली जो है 6 के किसके बराबर हो गया आर एल के बराबर हो गया वहाँ पर ठीक है। मेरे ख्याल से शुरू में एक एग्जाम्पल भी थे जिसमें ना हमने क्या मालूम था आर एल के वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमारे पास जो है इन दोनों की हमने वैल्यू फाइंड की थी तो हमने उसको कंसिडर कर लेते यही हमारे पास यहाँ पर आर एल लगा हुआ है ठीक है ना ये वो वाला हिसाब है मेरे ख्याल से शुरू के एग्जाम्पल में है किसी एक लेक्चर में मौजूद होगा मेरी वीडियो में ना। अच्छा जी उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था हमने क्या मालूम करना है नॉर्टन करंट मालूम करना है। नॉर्टन करंट कैसे मालूम होगा सबसे पहले ये वाले इंडिपेंडेंट सोर्स से क्या करंट मालूम हो रहा है वो फाइंड करना है। ये वाला इंडिपेंडेंट सोर्स से क्या करंट फ्लो हो रहा है वो मालूम करना है उन दोनों को प्लस करेंगे वहाँ पर टोटल करंट मालूम हो जाएगा। हमने क्या किया सबसे पहले वोल्टेज को रिमूव करते सिर्फ करंट को रहने दें। अब करंट को देखा जाए सिर्फ इसी का करंट फ्लो हो रहा है पूरी की पूरी जगह लेकिन 2 मिली एम्पेयर वाला जो है हर जगह मूव कर रहा है तो उसका मतलब क्या है इनडायरेक्टली हमें कॉमन सेंस से मालूम हो गया कि आई एन वन क्या है हमारे पास 2 मिली एम्पेयर क्योंकि इसे एक ही इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है तो वही जगह फ्लो करेगा ठीक है। तो हमें यहाँ पर उतना लंबा प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा जबकि वोल्टेज सोर्स में जो है हमें मालूम करना पड़ेगा कि एक पूरा का पूरा यहाँ पर करंट क्या फ्लो कर रहा है क्योंकि हमें वोल्टेज है वोल्टेज हर जगह मूव करेगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको सिंपल सर्किट में आता है। सिंपल सर्किट जैसे बनाएगा 2 और 4 आपस में क्या है पैरेलल में मौजूद है इन दोनों का कर लेंगे इसका करके पैरेलल में मौजूद है ना तो उसका पैरेलल में मौजूद करने के बाद हमारे पास आता है 8/6 आता है 8/6 आता है और ये किसके सीरीज में लगा हुआ ये 2K के सीरीज में लगा हुआ 2K उसमें क्या कर देना हमने प्लस कर देना वहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस का निकलेगी इसकी 3.33 ठीक है ना। वहाँ पे सिंपल सर्किट बन गया यानी कि आप कह लो यहाँ पे वहाँ पर सर्किट बनेगा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैं डायरेक्टली तो आते हैं इस टाइप का सर्किट बनेगा वहाँ पर सर्किट बनेगा इधर वोल्टेज ठीक है ना यहाँ वोल्टेज आ जाएगा वहाँ पर इस तरह करके ठीक होगी वोल्टेज यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा जो वहाँ पर क्या है 3.33 ठीक हो गया ना ये टोटल वहाँ पर इस तरह का बन जाए। अभी देखा जाए यहाँ पर इस तरह करके बना हुआ तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं V इक्वल टू वाई आर लगा सकते हैं ना ओम्स लॉ वहाँ पर ठीक है ना हमने वही यहाँ पे लगा दी V इक्वल टू वाई आर तो आई हमने मालूम करना था आई इक्वल टू वी ओवर आर आई इक्वल टू वी ओवर आर 6 डिवाइड बाई 3.33 के और वहाँ पर आई एन टू निकल गया 1.80 मिली एम्पेयर। अब उसके बाद हमने दोनों IN1 प्लस IN2 को हमने प्लस कर दिया वहाँ पर 3.80 मिली एम्पेयर का क्या निकला है एक नॉर्टन करंट मालूम हो गया। अब उसके हमने क्या मालूम करना है उसके बाद रेजिस्टेंस मालूम करना है। रेजिस्टेंस कैसे मालूम होगा ये दोनों को दोनों वोल्टेज जो है ना हमने क्या कर देना है रिमूव कर देना है इंडिपेंडेंट वोल्टेज उसको रिमूव करने के बाद हमने टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना है वहाँ पर क्या है 3.33 के ठीक हो गया 3.33 के यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया। फोर्थ स्टेप क्या है जो नॉर्टन थ्योरम हमने रेजिस्टेंस मालूम करना है उसको किसके पैरेलल पे लगाना है आरएल के। आरएल हमारे पास क्या है लोड रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस हमने ऊपर फाइंड किया वो क्या है हमारे पास 6 के रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है ठीक हो गया 6 के रेजिस्टेंस हमारे पास हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया कैसे करना है आरएन के पैरेलल में लगा देनी है लोड रेजिस्टेंस इन दोनों के पैरेलल में क्या लगाना है नॉर्टन करंट जो अभी हमने मालूम किया इंडिपेंडेंट सोर्स के तौर पर हमने फॉर्मूला लगा दिया आई इक्वल टू ये वाला करंट मालूम करना है आरएल का करंट मालूम करना है ना हमने आई नोट वाला तो हमने क्या किया 3.80 मिली एम्पेयर IS मल्टीप्लाई बाय 3.33 के यानी कि जो इसके पिछला रेजिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई 1/9.33 यानी कि इन दोनों का जो प्लस हमने मल्टीप्लाई करते इसके साथ डिवाइड करके या डिवाइड कर दो आप सिंपल सा कह दो
अब ये फॉर्मूला कैसे पुट हुआ मैंने वीडियो के शुरू में बताया था मैंने, ये इसके ज़रिए, ये फॉर्मूले के ज़रिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने क्या किया, टोटल करंट हमारे पास आ गया, आई नॉट क्या आपको मालूम होगा। अब यहाँ का वोल्टेज कैसे मालूम करना, V इक्वल टू आई आर, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई पर जो आई नॉट हमें मालूम करना है, वहाँ पर यहाँ का वोल्टेज भी मालूम हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद जो हमारे पास है एक और एग्जांपल है नॉर्टन थ्योरम की। इसमें हमारे पास क्या लगाना है, ये एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ का आई नॉट मालूम करना है हमने, तो हम ऐसा करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे नॉर्टन थ्योरम के जरिए, ठीक है ना। फिर रिमूव करके हमने क्या लगाएंगे, शॉर्ट सर्किट वाला लगा देंगे। अभी हमने यहाँ पर क्या मालूम करना है, बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, जो सा मर्जी लगा सकते हैं, यानी कि आप कह लो हम यहाँ पर जो है जो सा मर्जी क्या लगा सकते हैं, बस लगा दो, चाहे आप लूप है उससे लगाओ, चाहे आप नोड से लगा दो। लेकिन अब सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर नोड लाइट से लगा तो नोड लाइट से लगेगा नहीं, यहाँ पर नोड लाइट से तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं कौन सा ये वाला एक ही नोड बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ऑन द होल एक ही नोड लगेगा, वो साथ डिफरेंट हो जाएगा। हम यहाँ पर इस्तेमाल क्या करेंगे, लूप एनालिसिस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स इस्तेमाल करेंगे इस करके सीरीज में। तो हम यहाँ मालूम करें कि यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है, इधर का करंट का फ्लो हो रहा है, और इधर का करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक हो गया। हमने तीन लूप क्रिएट कर लिया इस तरह करके। उसके बाद हमने मालूम कर लिया I2, यहाँ पर तो एक ही इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है ना, इसका मतलब ये लूप 2 है, यहाँ पर एक ही करंट मालूम होगा, कौन सा, 2 मिली एम्पीयर हमें मालूम हो गया इसका I2 का। सेम मैटर 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट का हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ के जो है इधर मल्टीपल करंट आएंगे इस रजिस्टर में वापस क्या आएंगे, मल्टीपल करंट आएंगे हमारे पास, ठीक हो गया। लूप 1 में हम आपको मैंने बताया था, लूप 1 अगर आपके असाइनमेंट वाली वीडियो देखिए आपको समझ आ चुका होगा कि लूप एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो असाइनमेंट वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं कि लूप एनालिसिस कैसे करते हैं। अच्छा जी, यहाँ 4 के I1 माइनस IN, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल करंट मूव हो रहा है, प्लस 2 के यहाँ पे मल्टीपल करंट मूव हो रहे हैं, कौन सा, I1 माइनस I2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 6 कौन सा है, ये वाला वोल्टेज, क्योंकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है तो यहाँ पर कौन सा साइन आता है, प्लस का। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, हमारे पास जो है इसकी एक क्वेश्चन बन जाएगी, ये वाली क्वेश्चन बन जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद हमने जो है लूप 3 कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। लूप 2 तो हमें मालूम हो गया ना, लूप 2 का करंट हमें मालूम हो गया, लूप 1 और लूप 3 का मालूम करना, इसलिए हमने लूप 1 और लूप 3 को यूज़ किया हमने। उसकी क्वेश्चन बनाई है हमारे पास, ये क्वेश्चन आ गया इसके वाले, लूप 3 के भी क्वेश्चन वापस आ गया। अब ने क्या किया, 2 क्वेश्चन आ गए, इसको फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। अब मिसाल के तौर पर अगर हमने IN मालूम करना ना हमने, तो I1 को किसी ना किसी तरीके से आप कैंसिल आउट करके देखो, कैसे कैंसिल आउट करोगे। यहाँ पर 6 है, ये 4 है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है ना, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसको जो हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 6 12 हो जाएगा, और 3 4 12 हो जाएगा, उससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। वो आपको भी डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हो। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी I1 करंट खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस टाइम पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 करंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, इसको इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ, 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ इसको, ठीक है ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 12 और 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर I1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि नॉर्टन करना हमारे यहाँ मालूम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, टोटल रेजिस्टेंस मालूम करना है। इंडिपेंडेंट सोर्स हमने खत्म कर दिया, ये पैरेलल में मौजूद है, ठीक है ना। ये पैरेलल के बाद आंसर आएगा, उसको 4 के रेजिस्टेंस का प्लस कर देना, वहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 5.33 किया, ठीक हो गया। उसके बाद वहाँ पर जो है हमने क्या करना है, जो RN मालूम है उसको पैरेलल में लगा देना RL के। RL हमारे पास क्या था, 6 के, ठीक है ना, जो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उन्होंने दिया हुआ ये वाला 6 के, ठीक है ना। उन्होंने RL मालूम करने के लिए दिया, तो फिर RN और IN मालूम करना था, और टोटल मालूम करना था I0। हमने यहाँ पे इसको पैरेलल में लगा दिया, इसके जो पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी लगा दिया हमें साथ साथ, ठीक हो गया। हमने करंट डिवाइडर फॉर्मूला लगा दिया, हमारे पास I0 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास आएगा एक एग्जाम्पल, लिनियरिटी प्रिंसिपल। लिनियरिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि जो अननोन क्वांटिटी होती है ना, हम वहाँ पर एक वोल्टेज इंडिपेंडेंट सोर्स या फिर वोल्टेज करंट सोर्स लगा देते हैं, कितने एम्पेयर का, 1 एम्पेयर का या फिर 1 वोल्ट का, ये इसका रूल होता है, ठीक है ना। किसी भी वोल्टेज को मालूम करने का, क्या फिर किसी भी करंट को मालूम करने का। अच्छा जी, हमने यहाँ पर क्या करना, सिर्फ सा एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एक
इंडिपेंडेंट करंट वोल्टेज लगा तो यहाँ पे वोल्टेज ही लगेगा। डिपेंड करते हैं यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है। अगर हमें आई नॉट मालूम करना है तो करंट लगेगा, अगर वी नॉट मालूम करना है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम वी नॉट वोल्टेज लगाएंगे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज। ठीक हो गया, और उसको कंसिडर कर लेंगे, इसका वैल्यू क्या होगी 1 वोल्ट होगी। ठीक है ना, हमने कंसिडर कर लिया है। हमने यहाँ पे लगाया नहीं, लेकिन हमने इसको क्या कर लिया है, एक सपोज कहने में हमने क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया है कि वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ इधर वी नॉट की जगह, वी आउट की जगह, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1 वोल्ट है। ठीक हो गया, अब उसके बाद हमने क्या करना है, नोड एनालिसिस करना है। नोड एनालिसिस ऐसे करेंगे, वहाँ पे ये करंट मूव हो रहा है, यहाँ पे आई एस का करंट 2K में से गुजर रहा है, उसके बाद I1 यहाँ पर करंट डिवाइड हो गया, एक I1 इधर ही आ रहा है, I2 इधर ही आ रहा है, उसके बाद I2 करंट यहाँ पर मूव होगा। ठीक हो गया, अब हमें मालूम है कि वी नोट के करंट हमारे पास है 1 वोल्ट। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए सीरीज में लगा हुआ किसके साथ V2 का, तो V2 इज इक्वल टू वी नोट। ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली V2 का करंट क्या हो जाएगा, वापस 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, अब उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, यहाँ पर I2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2K, यानी कि वहाँ पर I2 का करंट कैसे मालूम होगा, यहाँ तक का वोल्टेज कैसे मालूम होगा, बाई यूजिंग ऑफ किसका कौन सा लॉ, ओहम्स लॉ। बिल्कुल ओहम्स लॉ के जरिए, क्योंकि यहाँ पर अपना वोल्टेज तो मालूम हो गया, इसका 1 वोल्ट है, तो I इज इक्वल टू V ओवर R। ठीक है ना, वी वोल्टेज हमारे पास क्या 1 है, तो जो कंसीडर किया, डिवाइड बाई 2K इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पीयर। तो वहाँ पर I2 हमारे पास जो है इधर का करंट क्या है, इधर का करंट क्या है हमारे पास 0.5 मिली एम्पीयर है। अगर हम यहाँ पे एक 1 वोल्ट की इंडिपेंडेंट सोर्स लगाते हैं अपनी कुछ तरफ से। अब इसके बाद हमने क्या किया, इधर देखा जाए अगर हम 4K रेजिस्टेंस की तरफ, 4K रेजिस्टेंस में जो हमें यहाँ कैसे मालूम होगा, V1 इज इक्वल टू V4K। ठीक है ना, अगर V1 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो V1 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, V1 इज इक्वल टू V4K प्लस V2, क्योंकि यहाँ पर 2 वोल्टेज आ रहे हैं ना, ये जगह से कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 2 वोल्टेज आ रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर लूँ तो वहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, V4K वहाँ पर क्या है 2K। ठीक है ना, 2 + 1। ठीक है ना, V4K कैसे मालूम होगा, V इज इक्वल टू IR। I2 वापस क्या है यहाँ पर 0.2 मिली एम्पीयर, 0.5 मिली एम्पीयर, जो भी हमने मालूम किया इसके जरिए। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4K के साथ, वहाँ पे इधर के रेजिस्टेंस के वोल्टेज मालूम हो जाएगा, इधर का वोल्टेज मालूम हो गया। अब उसने क्या कहना V1 कैसे फाइंड होगा, V1 इज इक्वल टू V4K प्लस V2, इन दोनों को प्लस करेंगे, वहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी। हमने इसको प्लस कर दिया, हमने इससे V1 की वैल्यू को आ गया, यहाँ पर 3 वोल्ट आ गया। अब हमने क्या मालूम करना, I1 मालूम करना है, ये वाला हिस्सा सॉल्व हो गया है। हमने अब क्या मालूम करना है, I1 मालूम करना है। I1 वहाँ पर कैसे मालूम होगा, क्योंकि I1 जहाँ मालूम होगा, इधर का करंट जो है इधर भी V1 यूज हो रहा है ना, ये वाले हिस्से में हमारे पास क्या यूज हो रहा है, V1 यूज हो रहा है। V1 कैसे है, वहाँ पर V1 की वैल्यू क्या है 3 वोल्ट, नहीं आप इस्तेमाल करें I1 इज इक्वल टू V1 ओवर 3 के, V1 ओवर 3 के ना, ये वाले हिस्से में जिसका V1 जो वहाँ पर यहाँ पर क्या होगा 3 वोल्ट हमने ऊपर मालूम किया, तो I1 इज इक्वल टू V1 ओवर 3 के हो जाएगा। अब आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 मिलियन पे रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब हमने IS मालूम करना है, टोटल करंट मालूम करना है, वो कैसे मालूम होगा, I1 प्लस I2। ठीक है ना, I1 की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 1 मिली एम्पेयर, और I2 की वैल्यू हमारे पास क्या 0.5 मिली एम्पेयर, ये आप I2 की वैल्यू। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है 0.5 मिली एम्पेयर की वैल्यू निकलेगी, दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास 1.5 मिली एम्पेयर आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हमने क्या मालूम करना है, अब जो है हमारे पास V2K इज इक्वल टू IS2K, यानी कि V2K इधर का वोल्टेज, ठीक है ना, और जो इस वोल्टेज सोर्स है यहाँ का वोल्टेज मालूम होगा, वो कैसे मालूम होगा, हमने सबसे पहले यहाँ का वोल्टेज मालूम करते हैं। V2K इज इक्वल टू IS, यानी कि जो IS यहाँ से मूव और इसके अंदर आ रहा है ना मूव और के, तो IS मल्टीप्लाई बाय 2K, यहाँ का वोल्टेज हमारे पास क्या आ जाएगा 3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी सीरीज में लगा हुआ है, एक ही रेजिस्टेंस में लगा हुआ है, तो वोल्टेज भी एक ही होगा यहाँ पर। अब उसके बाद हमारे पास है VS, यानी कि जो इसके ज़रिए जो है यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, तो वो कैसे होगा V2K यहाँ का वोल्ट प्लस V1। ठीक है ना, दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास टोटल वोल्टेज निकल आएगा। टोटल वोल्टेज क्या है, V2K हमारे पास क्या है 3 वोल्ट, और जो हमारे पास V1 की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वोल्टेज लगाएं 1 वोल्ट की, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा करंट। हालांकि अगर देखा जाए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों को अगर प्लस किया जाए वोल्टेज, वहाँ पर क्या निकल रहा है यहाँ पर
6 वोल्ट निकल रहा है, उसका हाफ निकल रहा है। इसका मतलब का जो हाफ वोल्टेज है वो यहाँ पर कंसिडर हो गया, ठीक है ना। इसका हाफ वोल्टेज जो था ना यहाँ पर डिवाइड हो गया इसकी वजह से, इस वोल्टेज की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और यहाँ पर इस वोल्टेज के करंट वोल्टेज क्या हो गया यहाँ पर 6 वोल्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। And when we notice 1 volt, source voltage is 6 volt, but original source voltage is 12 volt, hence output voltage will be 2 volt, ठीक है ना। अब यहाँ पर उन्होंने खुद बता दिया हुआ है कि ओरिजिनल जो सोर्स है हमारे पास क्या था 12 वोल्ट था, 12 वोल्ट था ना। लेकिन जब हमने वी नोट को कंसिडर किया 1 वोल्ट है, तो उसका जो सोर्स वोल्टेज है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया 2 से, यानी कि आधा ड्रॉप डाउन हो गया। आधा क्या हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या रह गई 6 वोल्ट रह गई, ठीक है ना। हैंस आउटपुट वोल्टेज विल बी 2 वोल्ट। जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है ये वाला वोल्टेज, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2 वोल्ट है, जो कि इस वोल्टेज को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। जाहिर बात है यहाँ पर 2 होगा तो 2 को 6 से डिवाइड कर दो, हमारे 12 से डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। ओके, ये हमारे पास जो था लेक्चर नंबर 28 था, इसके अंदर हमने सारा का सारा रिलेटिव प्रिंसिपल किया, थोड़ा बहुत हमने नॉर्टन करंट मालूम किया, नॉर्टन सर्किट वगैरह था वो मालूम किया। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 27 का करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल का हमने थोड़ा बहुत पढ़ा रखे, उसमें होता है क्या है, कैसे उसको मालूम करता है, इस तरीके से उसको हल किया जाता है, ठीक हो गया।